औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले हमें एक मोशन स्टडी करनी है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटरी मोशन। ठीक है जी। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास आइसोलेटरी मोशन की तारीफ क्या है। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है, द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज आइसोलेटरी मोशन। दोबारा मैं आपको इसको रीड कर देता हूँ। द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज आइसोलेटरी मोशन। ठीक है जी। कि एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे बार बार मूव करना, मोशन करना, हमारे पास क्या होता है? आइसोलेटरी मोशन होता है। ठीक है। ऐसे तो हमारे पास की किस्म के मतलब है कि तरह हमारे बॉडी मोशन कर रही है, हमारे पास कोई सीधा स्ट्रेट बात में जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे बार बार मूव करे, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि आया उसकी मेन पोजीशन क्या होती है। ठीक है जी। एक बॉडी है, वो अपनी एक इस स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, जिस पोजीशन पर वो स्टेबल होती है, रेस्ट में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, उस पोजीशन को हम कहते हैं मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन और स्टेबल पोजीशन। ठीक है जी। इसी पोजीशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसी पोजीशन को हम कह सकते हैं कि जो उसकी क्या है? मेन पोजीशन है या स्टेबल पोजीशन है। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास ये होता है आइसोलेटरी मोशन। और ये भी मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि आइसोलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और आइसोलेशन भी कहते हैं। अगर कहीं पर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज आइसोलेशन, डिफाइन आइसोलेशन और डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, तो सेम एज आइसोलेटरी मोशन हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। इस तरह उसके बाद हम चलते हैं, इसकी कुछ टर्म इसके साथ रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। ठीक है जी। इस आइसोलेटरी मोशन, एक बॉडी आइसोलेट कर रही है तो उससे के साथ साथ कौन सी टर्म रिलेटेड है वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अब एक बात यह है कि इसके बाद आपको एग्जांपल भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो टर्म में काम आएगी हमारे, और यहाँ पर एक एग्जांपल तौर पर भी आपको समझ आ जाएगी। एक बॉडी है जी। ठीक है। एक फिक्स पॉइंट, यह हमारे पास फिक्स पॉइंट है। ठीक है जी। उसके साथ मैंने स्ट्रिंग की मदद से एक स्मॉल मैस बांधा हुआ है। ठीक है जी। इस तरह ये आइसोलेट कर रहा है। ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है? इसको हम सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। और इसकी दूसरी हम एग्जांपल मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले देते हैं। ठीक है जी। कि मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ये हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल है। ठीक है। इसमें बॉडी क्या है कि अपनी मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। ये इसकी मेन पोजीशन है और अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे बार बार मूव करती है। ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ पर आती है, ये इस तरह मूव करती है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आइसोलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर भी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारे पास बॉडी मैंने बांधी हुई है। ठीक है। तो ये हमारे पास देखें जी, अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटरी मोशन। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आइसोलेटरी मोशन समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम इसकी टर्म जो इसके साथ रिलेटेड है वो स्टडी करते हैं। पहली जो टर्म इससे रिलेटेड है वो है साइकिल। ठीक है जी। ये क्या होता है? द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज साइकिल। ठीक है जी। एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द पूरा जो उसका चक्कर होता है, पूरा राउंड लगाना, इसको हम क्या कहते हैं जी? कि ये हमारे पास साइकिल है। इसके मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा।
द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज साइकिल। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन तो हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा जो मुश्किल पेश आती है वो है कि साइकिल हमारे पास कैसे पूरा होता है। एक बॉडी जो आइसोलेटरी मोशन कर रही है उसमें उसका जो साइकिल है वो कब पूरा होता है। ठीक है जी। तो एक बॉडी है, यहां से उसने आइसोलेट करना शुरू किया है अपनी स्टेबल पोजीशन से। ठीक है जी। अपनी स्टेबल पोजीशन से उसने आइसोलेट करना शुरू किया है, यहां पर थी। ठीक है जी। तो वो यहां पर थी, यहां पर गई। ठीक है जी। अपनी ए पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये मेन पोजीशन थी। दूसरे हम इसको ए प्राइम का नाम देते हैं। ठीक है जी। ये यहां पर गई, फिर यहां पर रुकी नहीं है, वापस आई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। उसमें आगे मैं आपको फिर जो हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बाकायदा तौर पर बता दूंगा कि रिस्टोरिंग फोर्स कैसे उसको पीछे लाती है। तो यहां मेन पोजीशन पर आई और मेन पोजीशन से रुकी नहीं है ड्यू टू इनर्शिया और मैक्सिमम काइनेटिक, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वो मोशन में थी। तो यहाँ पर रुकी नहीं है, इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुकी, यहाँ पर आ गया ए प्राइम पर, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई है। ठीक है। फिर वापस गई है मेन पोजीशन पर। ये जो यहाँ पर गई है, फिर यहाँ पर आई है और फिर यहाँ पर पहुंची है ना, जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की थी, ये उसने पूरा साइकिल पूरा किया है। ठीक है जी। ये बात दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, मुश्किल बात है कि एक बॉडी एक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, फिर वापस मीन पर आई, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, फिर जब मेन पोजीशन पर आएगी, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के जाने के बाद जब मेन पोजीशन पर आई तो उसका एक साइकिल पूरा हुआ। ठीक है जी। इस तरह एक बॉडी का एक साइकिल पूरा होता है। उसके बाद है जी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूसरी जो टर्म से रिलेटेड है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं जी। ठीक है जी। द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एट एनी स्टेट ऑफ टाइम। ठीक है जी। एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस, ठीक है जी, एक बॉडी का अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, किसी लम्हे वक्त। ठीक है जी। एक बॉडी मोशन कर रही है, आइसोलेटरी मोशन कर रही है, उसका किसी लम्हे किसी पॉइंट पर जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक बॉडी यहां पर ले लेते हैं, आया यहां पर बॉडी मूव कर दी, मैंने कहा इस जगह तक इसका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एट एनी स्टेट, किसी भी लम्हे हम ले लें उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बड़े गौर से समझें। ठीक है। एक बॉडी यहां थी, यहां पर आई, इसको हम किसका नाम देंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन, और इसको हम किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं जी। ठीक है जी। और ये मेजर किस में होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद जो हमारे पास है वो है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है। ठीक है जी। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एक बॉडी यहां से आइसोलेट करना शुरू करती है, यहां पर गई है, फिर वापस आती है ना, क्योंकि बॉडी यहां पर गई, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आना है। जिस पॉइंट से वो वापस आ रही है ना, उस आखिरी हद है जो पॉइंट उसकी जिससे वापस आ रही है, उस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एक बॉडी यहां से आइसोलेट करना शुरू किया, यहां पर गई, फिर वहां वापस आई, तो यहां से लेकर यहां तक जो इसका हमारे पास था ना डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड है। इसको हम एक्स नॉट से जाहिर करते हैं, और ये भी हमारे पास किसमें, मीटर्स में मेजर होता है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते हैं हम, और हम एम्पलीट्यूड को भी मीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन फर्क कितना है कि वो एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, किसी लम्हे वक्त हम डिस्टेंस ले लेते हैं मेन पोजीशन से बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। इस तरह ये 3 टर्म मुकम्मल हुई। आगे हम चलते हैं अपनी चौथी टर्म की तरफ। ठीक है। जो वो हमारे पास क्या है, वो है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है,
ठीक है जी। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, ठीक है जी, इट्स वन साइकिल। एक बॉडी को उसका एक साइकिल पूरे करने के लिए जो वक्त रिक्वायर्ड होता है, जो वक्त लगता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये उसका टाइम पीरियड है, ठीक है जी। द टाइम रिक्वायर्ड टू ए बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, एक बॉडी को अपना एक साइकिल पूरा करने के लिए जो वक्त लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है जी। एक बॉडी यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू की, यहाँ पर गई एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वापस मीन पर आई, फिर एक्सट्रीम पर आई, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जब मीन तक आई उसे 2 सेकंड लगे। अब उसे कितने सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड, क्योंकि टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं ना जी। तो उसका कितना टाइम पीरियड है जी, 2 सेकंड। इस तरह फर्ज के एक और बॉडी हमारे पास ऑसिलेट कर रही है, वो हम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है, फिर वापस मीन पर आती है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है, फिर जब मीन पोजीशन पर आती है तो उसे 5 सेकंड लग जाते हैं, या हम कह लें 3 सेकंड लग जाते हैं। तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकंड, ठीक है जी। और इसका अहम फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है जी, जो अक्सर बुक में नहीं मिलता। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी यहां पर मैं इसको अरेज कर देता हूं, यहां पर ही नहीं है, जगह नहीं है, तो यहां पर मैं ले देता हूं टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम और नंबर ऑफ साइकिल, नंबर्स ऑफ साइकिल, ठीक है जी। कि एक बॉडी को मोशन करने में कितने लगे हैं जी, उससे लगे हैं 10 सेकंड, ठीक है जी। उसने 2 साइकिल्स मुकम्मल किए हैं, ठीक है जी। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, फर्ज किया उसका टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड, ठीक है जी। और नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, 2, तो ये 5 सेकंड। उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकंड, कि उसे 1 सेकंड 5 सेकंड सॉरी उसे 5 सेकंड लगे एक साइकिल मुकम्मल करने में, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ये होता है टाइम पीरियड। उसके बाद हम चलते हैं इसकी अगली टर्म की तरफ, वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिस, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। कि एक द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम, अब यूनिट टाइम पीरियड क्या हमारे पास, सेकंड है, ठीक है जी। 1 सेकंड में बॉडी कितने अपने साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। एक बॉडी कितने 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, फर्ज की एक बॉडी है कि 1 सेकंड में वो 5 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, ठीक है जी। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका यूनिट बता देता हूं मैं आपको। पहले इसको लिखते कैसे हैं, T इज इक्वल टू 1/f, ठीक है जी। और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/t, ठीक है जी। ये हमारे पास एक रिलेशन भी है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है जी। ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, पर सेकंड, और विच इज इक्वल टू हर्ट्ज, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास ये इसकी यूनिट है, ये पर सेकंड इज इक्वल टू हर्ट्ज, ठीक है जी। अगर हर्ट्ज क्या होता है हमारे पास, द 1 साइकिल कंप्लीट इन, इफ 1 साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज हर्ट्ज। अगर 1 साइकिल हमारे पास 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक हर्ट्ज है, ठीक है जी। इस तरह आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। हमने कैसे पढ़ा, मतलब है और आइसोलेटरी मोशन पढ़ा, फिर उसके बाद एग्जांपल उसके देखी, फिर उसके बाद उसकी रिलेटेड टर्म। अब पेपर में प्रेजेंट टेस्ट आपने कैसे करना है, अगर वो कहता है कि डिफाइन आइसोलेटरी मोशन, अब आपने सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ देना कि द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज आइसोलेटरी मोशन ना। इसके बाद आपने 1-2 एग्जांपल भी देनी है, जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, दूसरे हमारे पास है मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है जी। ये आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं
इसलिए अगर आप और कहता है कि इसकी टर्म रिलेटेड लिखें तो उसको भी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उनके कोई फार्मूले हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।